गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार साइंस एकेडमी क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत। सो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो लघु बीजाणु जनन के बारे में बात की थी। यानी जो हमारा पॉइंट था वो था लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि किस में, तो लघु बीजाणु धानी में कौन सी कोशिका द्वारा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा। कौन से विभाजन से? अर्धसूत्री विभाजन से। क्या बनने की क्रिया? लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जो संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कैसे होते हैं? अगुणित n होते हैं, यानी इनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, परिभाषा ढंग से देखेंगे। लघु बीजाणु धानी में स्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और बनने वाले लघु बीजाणु कैसे होते हैं? n होते हैं। क्यों n होते हैं? क्योंकि विभाजन कौन सा हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, उसका नाम है परागकण की संरचना। परागकण की संरचना की स्टडी करने से पहले हम बात करें, मैंने बताया कि लघु बीजाणु जो बने थे वो कितने थे? संख्या में 4 थे। ये चारों लघु बीजाणु अगुणित हैं और एक दूसरे से अटैच्ड हैं या जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकी भित्ति पर केलोस नाम के पदार्थ की परत पाई जाती है और एक केलोस नाम का पदार्थ इन चारों लघु बीजाणुओं को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है। यदि केलोस का क्या हो जाए? अपघटन हो जाए तो ये लघु बीजाणु एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे और तब ये आगे चल के क्या निर्माण करेंगे? परागकण का निर्माण करेंगे। अब केलोस के अपघटन के लिए हमें क्या चाहिए? एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है कैलेज। इसका मतलब कैलेज, या कुछ लोग इसे बोलते हैं केलेज। तो कैलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो केलोस है इसका अपघटन हो जाता है और अपघटन होने से क्या होता है बेटा? ये लघु बीजाणु एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। अब बेटा आगे बात करें हम लोग। आपसे ये पूछे कि लघु बीजाणु है क्या? एक्चुअली किसी भी पादप के जीवन चक्र में 2 पीढ़ियां पाई जाती हैं। एक का नाम होता है बीजाणुद्भिद पीढ़ी और एक का नाम होता है युग्मकोद्भिद पीढ़ी। जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, बीजाणुद्भिद पीढ़ी क्या करती है? बीजाणु का निर्माण करती है। और युग्मकोद्भिद पीढ़ी से क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं, जो कि नर और मादा युग्मक हैं। ओके, तो बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मकोद्भिद पीढ़ी को और युग्मकोद्भिद पीढ़ी बीजाणुद्भिद पीढ़ी को निरूपित करती है, बनाती है। तो यहाँ पर अभी क्या बना है हमारे पास? अभी हमारे पास बना है, कौन बना है? लघु बीजाणु। तो इस लघु बीजाणु से कौन सी पीढ़ी बनेगी? नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होगा। तो दूसरी लैंग्वेज में मैं कह सकता हूँ कि नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम जो अवस्था है, फर्स्ट स्टेज जो है, वो कौन सा बीजाणु है? लघु बीजाणु है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है, नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा लघु बीजाणु। अब हम चलें परागकण की संरचना पर। परागकण की संरचना किस प्रकार की होती है? तो बेटे एक परागकण किससे बनता है? स्वतंत्र लघु बीजाणु से तो बनता है। मान लेते हैं कि ये अपने पास स्वतंत्र क्या है? लघु बीजाणु है, जिसमें इसका केंद्रक है जो कैसा है? अगुणित n केंद्रक है और केंद्रक के चारों तरफ क्या है? कोशिका द्रव्य है। ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया। ये जो है इसकी, ये है इसकी कौन सी भित्ति? हम इसे यूज़ करेंगे नाम अंतः भित्ति, या इसे बोलेंगे INTINE, इसे हम बोलेंगे इंटाइन। और ये अंतःभित्ति जो है वो किससे बनी होती है?
तो अंतःभित्ति किससे बनी होती है? स्पेशली सेलुलोज से बनी होती है, प्लस पैक्टीन से बनी होती है, और अदर लैंग्वेज में बोले तो हम किससे बनी होती है? अल्फा सेलुलोज और पैक्टीन से बनी हुई होती है। अब होता क्या है, अभी तक ये लघु विषाणु है, अब होता क्या है बेटा कि इसके अंतःभित्ति के चारों तरफ विशेष प्रकार के पदार्थ का क्या हो जाता है? निक्षेपण हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, जमाव हो जाता है। और जब उस पदार्थ के जमाव होने से क्या होता है? इस अंतःभित्ति के चारों तरफ एक और नई परत का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कौन सी भित्ति? वो होती है इसकी बाह्य भित्ति, या इसे हम बोलते हैं एक्साइन बोलते हैं। ओके, तो अब अपने पास गौर से देखिए कि जो परागकण है उस परागकण में कितनी भित्तियां हैं? 2 भित्तियां हैं। तो हम कह सकते हैं कि परागकण डबल लेयर्ड या द्विस्तरीय संरचना होती है, जिसमें बाहर की भित्ति को हम बोलते हैं एक्साइन, अंतःभित्ति को बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन किससे बनी हुई है? सेलुलोज और पैक्टीन से बनी हुई है, जबकि एक्साइन जो बाह्य भित्ति बनी है किसके डिपोजिशन से, किसके जमाव से बनी है? ये बनी है स्पोरोपोलेनिन से बनी है। अब आप ये पूछेंगे साहब ये स्पोरोपोलेनिन इसमें आया कहाँ से? तो जैसा कि मैंने बताया कि टेपिटम कोशिकाओं में एक आपको बताई थी युभिष्काय, याद आया बेटा? युभिष्काय, ये युभिष्काय, इस युभिष्काय का सेंटर पार्ट किससे बना हुआ है? वसा से। और इसके चारों तरफ किसका आवरण है? इसके चारों तरफ आवरण है स्पोरोपोलेनिन का आवरण है। तो ये जो स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन हुआ है, इससे इसी बाह्य भित्ति बन गई। अब स्पोरोपोलेनिन के जमाव होने से फ़ायदा क्या हुआ है? बेनिफिट क्या हुआ है? तो स्पोरोपोलेनिन के बारे में जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसका क्या नहीं होता? डिकम्पोजिशन या इसका अपघटन नहीं होता। और जब अपघटन इसका नहीं होता तो ये जो परागकण है वो लंबे समय तक फॉसिल्स फॉर्म में या जीवाश्म के रूप में पाया जा सकता है। एक बार इस डिपोजिशन को आप फिर गौर से देखिए। मैंने डिपोजिशन यहाँ से स्टार्ट किया था और मैंने यहाँ पर इसको एंड किया है। तो आप देखेंगे अंतःभित्ति का ये हिस्सा यहाँ पर क्या नहीं हुआ है? स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन नहीं हुआ है। और इसी तो यहाँ पर एक क्या बन गया? एक छिद्र रह गया, और उस छिद्र का नाम क्या हो गया? जनन छिद्र या जर्मिनल पोर हो गया। बात समझ में आ गई बेटा? तो यह जनन छिद्र कब बना? जहाँ पर, कहाँ पर बना? अंतःभित्ति के उस स्थान पे बना है जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन नहीं हुआ है। एक चीज़। दूसरा, अभी तक ये कितनी कोशिकीय संरचना है? एक कोशिकीय संरचना है। अभी तक ये लघु बीजाणु और परागकण दोनों की दोनों कहाँ हैं? परागकोश में ही हैं। मैंने बोला दोनों की दोनों, लेकिन वास्तव में कौन है? परागकण है और परागकोश में। अब होगा क्या बेटा? ये जो परागकण है इसमें समसूत्री विभाजन होगा, और आप जानते हो समसूत्री विभाजन से एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और बनने वाली दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। तो ऐसी कंडीशन में इसमें क्या होगा? ये अपने पास फिर रिपीट कर रहा हूँ, कौन सी परत है? ये इंटाइन नाम की परत है। ये परत कौन सी हो गई? ये परत हो गई एक्साइन, और ये हो गया कौन सा? ये हो गई EXINE एक्साइन। ये हो गया कौन सा पोर? जर्मिनल पोर। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर विभाजन से जो समसूत्री विभाजन हुआ वो कौन सा होगा? असमान समसूत्री विभाजन होगा। और इसमें कितनी कोशिका बनेंगी? 2 कोशिकाएं बनेंगी, जिसमें एक कोशिका कैसी है? बड़ी है, और एक कोशिका छोटी है। दोनों कोशिकाएं पहले वाली कोशिका के समान है। ये जो बड़ी कोशिका है इसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव सेल या कायिक कोशिका, और ये जो कोशिका है उसका नाम है रिप्रोडक्टिव सेल या जनन कोशिका, जो कि छोटी है और लगभग किसके समान है? लेंस के समान है। तो यहाँ परागकण कौन सी अवस्था में है? मैं बोल सकता हूँ यहाँ परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में है। 2 कोशिकाएं हैं, जिनमें बड़ी कोशिका का नाम है कायिक कोशिका और छोटी कोशिका का नाम है जनन कोशिका। अब क्या होगा बेटा? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव सेल? कायिक कोशिका का काम क्या है? तो जब परागकण का अंकुरण होगा, परागकण का अंकुरण कहाँ पर होगा? परागकण का अंकुरण होगा कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर होगा। तो जब परागकण का अंकुरण होगा तो इस जनन कोशिका से क्या बनेगी? पोलन ट्यूब या पराग नलिका बनेगी। क्या बनेगी बेटा? पराग नलिका बनेगी आगे चलकर। तो अब ये पराग नलिका बनने निकले कहाँ से? क्योंकि इसके चारों तरफ तो क्या है?
एक्साइन है, स्पोरोपोलिन है। तो ऐसी कंडीशन में ये जनन छिद्र इसीलिए बचा हुआ है कि परागनलिका इसी जनन छिद्र के माध्यम से कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो कायिक कोशिका का काम क्या है, परागनलिका का क्या करना, निर्माण करना। और ये जनन कोशिका जो है क्या करके समसूत्री विभाजन करके दो क्या बनाएगी, दो नर युग्मक बनाएगी। क्या बनाएगी, दो नर युग्मक बनाएगी। कब, जब परागकण का अंकुरण होगा तब। लेकिन फिलहाल परागकण कौन सी कोशिका में है, द्विकोशिकी अवस्था में है। जैसे ही परागकण में दो कोशिकाएं बनी तो पराग कोश का क्या होगा, स्फुटन होगा, डेhiscence होगा। और परागकण के स्फुटन से कौन मुक्त होगा, परागकण के स्फुटन से मुक्त होगा परागकण। और परागकण किसी माध्यम से कहाँ पहुँचेगा, वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा बेटा, जिसे हम बोलेंगे कौन सी क्रिया, परागण क्रिया। परागण क्रिया के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। मैं आपको नर से संबंधित, नर जननांग पुंकेसर से संबंधित सारी बातें बता चुका हूँ। कल का जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जननांग पुष्पिका, अंडप या स्त्री कैंसर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स, हैव ए गुड डे।